देखिए चाचा, आचार्य महाराज साहब द्रव्य को परिभाषित करते हुए लिखते हैं गुण पर्याय वद द्रव्यम। द्रव्य की बुनियादी परिभाषा ये है कि जो अधिष्ठान हो गुण का और पर्याय का वो है द्रव्य। तो चाचा, द्रव्य अधिष्ठान होता है गुण का और पर्याय का। प्रश्न ये है, क्या सभी में गुणात्मकता समान स्तरीय देखी जाती है? क्या सभी में क्या गुण साम्य अनिवार्य है? क्या बताइए, गुण साम्य अनिवार्य नहीं है। 84 लाख योनियां हैं तो किंचित और कथनचित पर्याय साम्य तो फिर भी देखने में आ जावे। मोटे तौर पे मनुष्य 14 लाख और अन्य अन्य प्रकार से 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, अन्य अन्य प्रकार से तो किंचित और कथनचित पर्याय साम्य तो फिर भी देखने में आ जावे, लेकिन गुण साम्य तो बाबूजी देखने में आने से रहा नहीं। क्यों? क्योंकि पर्याय के साथ में अनंतता का शर्त नहीं लगा हुआ है। अनंतता की शर्त है, पर्याय अनंत ऐसा शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, गुण अनंत है। दूसरी बात, जो गुण है वह अंतर जगत को परिभाषित करते हैं और जो पर्याय है वो बहिर् जगत को परिभाषित करता है। गुण किसको परिभाषित करते हैं? अंतर जगत को, और पर्याय बहिर् जगत को परिभाषित करती हैं। तो चाचा, गुण पर्यायवत द्रव्यम में गुण साम्य तो संभव नहीं है। हाँ, किंचित और कथनचित पर्याय साम्य देखने में आ जावे तो आ जावे। इसीलिए किसी को गुणात्मक रूप से हम ये नहीं कहते हैं कि दुनिया में एक ही चरित्र के 7 लोग होते हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि हमारी दुनिया में एक ही चेहरे के 7 लोग होते हैं। करीब करीब 7 चेहरों में साम्यता मिल जाती है, लेकिन 7 चरित्रों में रत्ती भर भी साम्यता नहीं मिलती। गुणात्मक साम्यता तो 2 ही स्तरों पे देखने में आती है। एक तो अरिहंत सिद्धपने में, और चाचा दूसरी अरिहंत सिद्धपने में दूसरी आती है जब वो ध्यान की अवस्था में, संभावना मेरे ख्याल से 9वें या 8वें गुण स्थान में जब मुनि महाराज जी रहते हैं ना, तो एक से भाव साम्य रहता है। चढ़ते हुए अवस्था में एक समान। तो भाव साम्य तो गुण साम्य, चरित्र साम्य नहीं मिलता है, चेहरे रूप साम्यता मिल जाती है। ठीक है, आज हम जिस सूत्र का पाठ करेंगे वो सूत्र है परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावेन चा नीचैर गोत्रस्य। कि दूसरों के पर आत्म, तो पर निंदा आत्म प्रशंसा प्लस
सत असत गुण आच्छादन और उच्छेद, कि जो दूसरे के जो सतगुण हैं उनको तो आच्छादन करना, और जो अपने असत गुण हैं उनका उच्छेदन करना। दूसरे के प्रगट गुण को तो आवरण करना और अपने अप्रगट गुण को प्रगट करना। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि पर्याय साम्य तो कदाचित हो भी जावे, लेकिन गुण साम्य तो होने से रहा नहीं। तो चाचा अब यहां पर एक बात देखिए, दो चीजें हैं, एक है प्रेम और दूसरी है प्रतिस्पर्धा। क्या है? मां, हमें पता ही नहीं चलता है कि प्रेम के कारण जो सभी लोग जिनसे हमारा प्रेम था वो धीरे धीरे कब प्रतिस्पर्धी के रूप में तैयार हो गए, और प्रेम जो था वो अप्रेम की पर्याय में परिवर्तित हो गया। गुण समा पर्याय साम्य तो है किंचित कथनचित, लेकिन गुण साम्य नहीं है। तो गुण साम्य नहीं है तो फिर लोग हो जाते हैं प्रतिस्पर्धी। मेरा चारित्र कम गुणों का धनी है, इनका चारित्र अधिक गुणों का धनी है, तो फिर मैं क्या करूं? पर्याय, मनुष्य पर्याय तो दोनों में साम्य है। बड़े दुनिया के बड़े कथनों में एक कथन ये है कि कलम तलवार से भारी होती है। क्या? कलम तलवार से भारी होती है, तो तलवार परिलक्षित करती है पर्याय को, बाह्य बल को, और कलम अंतर्बल को। तो धर्मेंद्र जी, गुण साम्य जब नहीं होते हैं तो लोग फिर प्रतिस्पर्धा करते हैं हमसे और आपसे। और प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी है कि अपनी लकीर बड़ी नहीं हो रही है तो दूसरे की तो छोटी कर ही सकते हैं। और दूसरी मां, देखो कह रहे हैं, यदि क्या मां, यदि हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं तो आपको बदनाम तो कर ही सकते हैं। नहीं, प्रतिस्पर्धा जो मेरा, आप देख लीजिए, आपने आपसी प्रेम कब खोया? जब गुणात्मक रूप से आपने ये देखा कि ये वर्धत्व लिए हुए हैं और मैं निम्नत्व लिए हुए हूं। लघु क्यों कहूंगा? वर्धत्व के अनुपात में निम्नत्व शब्द का प्रयोग करूंगा। चाचा चाह रहे हैं कि मेरे मुंह में अपना शब्द ठूस दो तो क्या है मां, फिर होगा क्या? देखिए, समान स्तर पे सब लोग बढ़ रहे हैं। पौधे तो नीम है, करेला है, आम है, बबूल है, आरंभिक स्थिति में तो सब सहज प्रत्यय लिए हुए होते हैं, लेकिन मां जब फलित होने के अवसर आते हैं तब प्रतिस्पर्धाएं शुरू होती हैं कि इनका फल मेरे फल से अच्छा क्यों? क्या बताओ? इनका फल मेरे फल से अच्छा क्यों? तो जब इस तरह की प्रतिस्पर्धाओं के रूप में आते हैं
तो प्रतिस्पर्धा के दो ही तरीके हैं मां, या तो मेरा कद इनसे बड़ा हो या इनके पैर के नीचे की जमीन खोद दूं। नहीं, या तो अपना नाम बढ़ा लूं। मैंने कहा था ना आपसे, कितनी आसानी से मैंने किसके लिए ये प्रयोग किया था, एक मेरे जानने वाले जज साहब हैं मां, कि कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को। मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली देकर। इस मंदिर में 1000 आदमी आते होंगे, लेकिन उन 1000 में से आप 1000 में से बामुश्किल 100 को भी नहीं पहचानते होंगे, लेकिन अगर सौराष्ट्र बंधु 2 भी आते होंगे तो आप तुरंत पहचान लेते होंगे। क्यों? कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को। उन्होंने इस ढंग से खुद को मशहूर कर लिया है, मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली देकर। तो वो अलग से ही दिख जाते हैं। तो किसी की नजर में आने का ये तरीका भी है मां। चाचा, जहां सब ढंग के हों वहां एक बेढंगा चला जाए तो नजर में आ जाए। लोग पूछें उनके ढंग देखे थे, कौन ढंग है? मुझे तो कोई ढंग के दिखे हो न दिखे हो, एक बेढंग का जरूर दिखाता। तो नजर में आने के तो इतने तरीके हैं मां। सूत्र फिर पढ़ लीजिए, पर आत्म निंदा, पर निंदा और आत्म प्रशंसा। दूसरा, 25 लाख की गाड़ी लाया है और हम खरीद नहीं सकते तो लात तो मार ही सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं हम? लात तो मार ही सकते हैं। तो इस ढंग से जो यापन है मां, क्या? अब देखिए, अंधे निकालते हैं चेहरे में मेरे नुक्स। कौन? अंधे निकालते हैं चेहरे में मेरे नुक्स, बहरों को ये गिला है गलत बोलता हूं मैं। ठीक है कि नहीं है? और ऐसा है, समय खराब है इसलिए मौन हूं, बाद को मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। ये कौन है मां? परात्म निंदा प्रशंसा, पर निंदा और आत्म प्रशंसा से चाचा भरे हुए लोग। ठीक है कि नहीं है? बताइए। और दूसरे ढंग हैं जो पर प्रशंसा और आत्म निंदा में लगे हुए हैं, उनके ढंग है मां, तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन हैं। क्या चाचा, ये तुम्हारे लिए ही है? तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन हैं, जो बात बात पे कहते हैं कि तुम्हें, जो बात बात पे कहते हैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कम से कम वो आश्वासन तो दिए रहते हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इधर अपने देख लो, थोड़ी सी प्रतिस्पर्धाएं क्या बढ़ती हैं, बे मुंह फेर लेते हैं। नहीं फेर लेते? बताओ बे, इससे अच्छा तो क्या है? दुश्मन है कि वे बात बात पे ही कहते रहते हैं कि तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। तो एक
और दूसरे तरह के वो कह रहे हैं जुगनुओं ने शराब पी ली है। क्या मां? जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे। तो एक ये ढंग है चाचा, सुनो, जो दिलबर होता है शुरुआती दौर में, जब प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती हैं तो उसे दीगर होने में देर नहीं लगती। क्या दीगर तो समझ रहे? नहीं समझ रहे? अरे बेकार, फटीचर, दीगर मरा दीगर, पराया। तो अभी वो क्या थे? दिलबर थे। और जैसे ही प्रतिस्पर्धाएं बढ़ने लगी तो दीगर होने में उनको देर नहीं लगती है। अब एक भाई की दूसरे कोई प्रशंसा कर रहे हो तो कहते हैं सांप लौट जाता है। क्या लौट जाता है? सांप लौट जाता है भैया। और एक जो दूसरे तरह के लोग हैं, वो मतलब जो वो कह रहे हैं मां, मिलने दुनिया तो आ गई लेकिन, मिलने दुनिया तो आ गई लेकिन वो जो दुनिया थे आ नहीं पाए। वो जो दुनिया थे आ नहीं पाए। अरे उनके तो कलेजे में सांप लौट रहा है चाचा। और जो कलेजे में लौटने वाले सांप कहां रहते हैं? आस्तीन में। कहा नहीं है कि आस्तीन में सांप छुपा के रखते हैं। बेई, जो जिनके आस्तीन में सांप छुपे रहते हैं उनके ही निकल के कलेजे में लौटते हैं। सूत्र फिर देख लीजिए, पर निंदा और आत्म प्रशंसा बर्दाश्त ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है? चेहरे तो बर्दाश्त हो जाते हैं भिन्नता लिए हुए, लेकिन चरित्र बर्दाश्त नहीं होता है भिन्नता लिए हुए। चरित्र बर्दाश्त नहीं है भैया। कह दो वो और मुझसे ऊंचा। महाराज जी ने कल सुनाई थी ना, वो सेठ जी जो सभा में उपस्थित नहीं हो पाए थे लेकिन माननीय थे तो उनका नाम ऊपर लिख दिया। बाद सेठ आए, उन्होंने पूछा, हालांकि मैं देर से आया, क्षमा करें, सभा समाप्त हो रही होगी। अरे तुम्हारे ही चक्कर में शुरू नहीं हो पाई। क्यों? तुम्हारा ही नाम लिख दिया था सबसे ऊपर। अब मां क्या है? क्या है? बर्दाश्त नहीं है भैया। प्रतिस्पर्धाएं जब बढ़ती हैं तो वो कह रहे हैं एक उम्र तो मैं उसकी जरूरत बना रहा। ये बाद में वो दुखी आदमी है जिन्हें प्रतिस्पर्धाएं बर्दाश्त नहीं है, वो क्या कहेंगे? एक उम्र तो मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। तो इस तरह का जो दुखियारा चित्त है, ये बीमार जो चित्त है चाचा, सदैव नकार को, विधायक को न देख करके नकार को देखने की जो प्रवृत्ति है मनोविज्ञान में, उसे बीमार चित्त का लक्षण कहा है। क्या है वो? बीमार चित्त का लक्षण। स्वस्थ चित्त का लक्षण है मां, ये स्वस्थ चित्त का लक्षण है, हम खुद बताएंगे तुम्हें अपनी बुराइयां। क्या धर्मेंद्र जी? अरे हम ही से ही पूछ लेते जो तुम गैरों से पूछने गए। हम खुद बताएंगे तुम्हें
अपनी बुराइयां वो इसलिए कि लोग तुम्हें कम बताएंगे। ये स्वस्थ चित्त का लक्षण है। क्या है मां? अरे उनसे क्या पूछते, मुझे ठीक ढंग से मैं जानता हूं तो मैं बताऊंगा कि मैं कितना बुरा हूं। वो तो मुझे ठीक ढंग से जानता भी नहीं तो आधा अधूरा बता देगा। और हो सकता है कि वो पहलू बता दे जिनमें बुराई नहीं है, और वो पहलू चूक जाए जिनमें बुराई है। तो उससे क्या पूछना, मुझसे ही पूछ लो कि मैं कितना बुरा हूं। ये होगी आत्म निंदा होगी और पर प्रशंसा होगी। पर के प्रति तो प्रशंसित रहूं और आत्म के प्रति निंदित रहूं। ओ मां, हमारे निंदनीय होने का कोई ये प्रमाण कम है कि समय तो है अनादिकाल से, फिर भी तुम यहां धरे हो। मेरा चरित्र इतना निंदनीय है, इसका प्रमाण ये है मां कि 24 तो निकल गई हैं अनादि से अनंत, फिर भी मैं यहां धरा हुआ हूं। ये क्या मेरे निंदनीय चरित्र का प्रमाण नहीं है? बताओ, यही तो प्रमाण है मां कि मैं ग्वालियर में नए बाजार में बैठा हुआ हूं और ऐसे आदमियों के बीच में मां महाराज जी, जिनके प्रति मैं रत्ती भर भी आश्वस्त नहीं होता कि ये मुझे सुनते भी हैं। रत्ती भर भी ये आश्वासन नहीं देते हैं कि हाँ, पुरानी कहानियों में जैसे जब नानी दादी सुनाती थी तो वो पहले शर्त रख लेती थी कि सुनो, तुम हूं कहते रहियो तभी तक कहानी सुनाऊंगा मैं। और जब तुमने हूं कहना बंद कर दिया तो सुन लिया कि कहानी अब बंद। तो तुम तो हूं भी नहीं कहते बीच बीच में कि हाँ, बड़े महाराज साहब पूछते रहते हैं, हाओ सुन रहा, हाओ कहते रहियो भैया। तो मां, इतना आश्वासन भी नहीं मुझे मिलता, फिर भी क्योंकि मैं मान के बैठा हूं ये कि यहां पर मेरा होना मेरी चारित्रिक कमियों का ही प्रमाण है, जो अभी तक मैं यहां अटका हुआ हूं। चारित्रिक कमियां खूब रही, फिर भी मैं इस ढंग से प्रस्तुत होऊं कि पर की तो निंदा करने लगूं और आत्म की प्रशंसा करने लगूं। अरे रत्ती भर भी स्वच्छपना अभी अर्जित नहीं किया है मेरी आत्मा ने, जो अभी यहां पर बार बार मैं आ जाता हूं। नहीं ना चाचा? तो अब इस ढंग से सोचिए कि मुझे प्रशंसनीय गोत्र पाने हैं। गोत्र का मतलब हमेशा इसे ही मत ले लेना जो जन्म कुल वाला। गो गमा चाचा, गौ गो का मतलब होता है गमन, है ना? तो मां गोत्र, अत्र का मतलब हुआ आना, जो जिसमें जो गमन की दिशा में आए, जो गमन की तरफ, जो गति की तरफ बढ़े, वो गोत्र है। और जब अपन कहते हैं उच्च गोत्र, तो उच्च गोत्रीय जो लोग हैं उन्हें गति के लिए सहज निमित्त मिल जाते हैं। जो उच्च गोत्रीय हैं उन्हें विशेष प्रकार की सामाजिक बाधाओं को झेलना पड़ता नहीं है, तो सहज गति के लिए उनको निमित्त मिल जाते हैं, सहज प्रवाह के लिए। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बाधित कारण कम से कम उपस्थित हो, नीच गोत्र का बंध कम से कम हो, तो इस ढंग से जीना बंद करो कि दूसरे की तो मैं निंदा करता रहूं और अपनी प्रशंसा करता रहूं। दूसरे में जो उपस्थित गुण हैं उनके लिए तो मैं आवरणित करता
करता रहूं और अपने में जो अवगुण हैं या बहुत मात्रा में छुपे हुए गुण हैं उनको तो उच्छेदित करता रहूं। ये इस प्रकार का चरित्र ठीक नहीं है। अगर इस प्रकार का चरित्र है तो बंध होगा किसका? नीच गोत्र का। और नीच गोत्र के बंध में सहज संभावनाएं जो विकास की हैं वो मिलना बंद हो जाती हैं। और यदि आज आपको लगता है कि मेरे जीवन में विकास की सहज संभावनाएं कमतर हैं, तो इसका कारण है कि आप नीच गोत्र का रस भोग रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि नीच गोत्र का मैं रस भोगूं, तो दूसरे की खूब प्रशंसा करें और अपनी खूब निंदा करें। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी मुनि महाराज की। आज तो